आज का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस इंडिया आसियान रिलेशनशिप के ऊपर है। देखो, रिसेंटली अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 20th आसियान इंडिया समिट को अटेंड किया और उसके साथ साथ 18th ईस्ट एशिया समिट जो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ उसको अटेंड किया। देखो, पहले ये चीज़ जान लो आसियान होता क्या है और आसियान की इम्पोर्टेंस क्या है। पहले मेंस का बेसिक इम्पोर्टेंस क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आप जानते हैं हमारी इंडिया ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन पर्पस क्या है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो इंगेज करें साउथ ईस्ट एशिया से। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अगर इंगेज करेंगे साउथ ईस्ट एशिया से, जैसे म्यांमार से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट आएगी और यही डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएगी हमारी इंडिया को। मगर अदर चैलेंजेस क्या है इसमें, जैसे चाइना फैक्टर है। अब चाइना का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं चाइना कहीं पोर्ट बना रहा है, कहीं डेट दे रहा है, कहीं पर 9 डैश लाइन बना रहा है, कहीं पर स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिटिक्स चल रहा है। तो चाइना फैक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को। अभी रिसेंटली चाइना ने मैप में अरुणाचल प्रदेश को दिखाया और अदर कंट्री के टेरिटरी को दिखाया। इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है वर्ल्ड लेवल पर और बार जैसी पोजीशन इमर्ज हो सकती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम बेसिक जान लेते हैं आसियान का इमरजेंस कहाँ से हुआ और आसियान की इम्पोर्टेंस क्यों है। देखो, आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये आसियान की फुल फॉर्म है। अब आसियान स्टेबलाइज किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन की सहायता से, जिसे आसियान डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ये 1967 में आया था और उस टाइम जब आसियान स्टेबलाइज हुआ था तो उस टाइम इसके मेंबर थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अब जो मेंबर हैं, जो मैक्सिमम साउथ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे ब्रुनई दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओ, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। अब इसका पर्पस क्या था जब इसे स्टेबलाइज किया गया था और अब तक इसने क्या क्या पर्पस सॉल्व किया है और क्या पर्पस था। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना। ऑब्वियस सी बात है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होगी तो सोशल ग्रोथ भी आएगी, एजुकेशनल डेवलपमेंट आएंगे और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजेस देखने को मिलेंगे। सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ से ही सोशल प्रोग्रेस मिंगल है और कल्चरल डेवलपमेंट। डिफरेंट साउथ ईस्टर्न स्टेट्स और इंडिया जैसे इनके कल्चरल सिस्टम जो है वो एक ही है। जैसे बुद्धिज्म है बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स देखने को मिलेंगी, रामायणा होती है, ये सब चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। तो कल्चरल मिंगलनेस और कल्चरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आसियान के पर्पस में ये है, रीजनल पीस और स्टेबिलिटी। अब आसियान का मेन पर्पस जो है वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। म्यांमार में पीस और स्टेबिलिटी है ही नहीं, तो इसका मेन पर्पस क्या है कि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखना और कोलेबोरेशन करना और म्यूचुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करना वेरियस फील्ड में। जैसे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए तो आपस में कंट्री मिलकर क्या है, म्यूचुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कर देती हैं। ट्रेनिंग और रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करना, कैसे आप एआई में ट्रेनिंग करोगे, कैसे आप एजुकेशन फील्ड में तरक्की लाओगे, कैसे आप अपना करिकुलम डिसाइड करोगे, ये सब पर्पस हैं आसियान के। अब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, आसियान की चेयरमैनशिप होती है रोटेट एनुअली अल्फ़ाबेटिकली। मतलब अगर आसियान में ये सब मेंबर हैं तो इनका अल्फ़ाबेटिकली मेंबरशिप मिलती है, मतलब चेयरमैनशिप मिलती है। आसियान के जो समिट है वो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। मतलब जो आसियान में समिट होती है, जो साल में 2 बार होती है आसियान की समिट, ये देखो आप, साल में 2 बार होती है और इसका मेन पर्पस क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिल सके और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसको साथ में लेकर चल सके। आसियान का सेक्रेटेरिएट इंडोनेशिया जकार्ता में है और रीजनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म क्या है, जैसे आसियान +3 कोऑपरेशन है। अब आसियान +3 में कौन कौन है, आसियान की कंट्री है, ठीक है, फिर चाइना है इसमें और जापान है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जिसे साउथ कोरिया कहा जाता है। ये क्या करती हैं, आपस में मीटिंग करती हैं और जो रीजनल इश्यूज़ हैं और जो टेंशन है उसको मिनिमाइज़ करती हैं और इकोनॉमिक
डेवलपमेंट को ग्रोथ देती। ईस्ट एशिया समिट, अभी हमने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईस्ट एशिया समिट में पार्टिसिपेट किया, जो 18th ईस्ट एशिया समिट था। अब इसमें क्या है, आसियान के मेंबर हैं, ठीक है। फिर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, रसिया है और यूएसए, ये सब इसमें मेंबर देखने को मिलेंगे। तो ईस्ट एशिया समिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ईस्ट एशिया में आसियान के मेंबर हैं और अदर मेंबर जो रिवेलरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिवेलरीज कंट्री हैं, जैसे चाइना और यूएसए हो गया, इंडिया चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया चाइना हो गया, साउथ कोरिया और चाइना हो गया, तो इनका जो है आपस में कोऑर्डिनेशन हो सके और वर्ल्ड लेवल पर पीस डेवलप हो सके, ठीक है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब की हाईलाइट क्या हुआ, इंडिया आसियान समिट जो हुआ, इसमें की हाईलाइट क्या हुआ, देखो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 12 पॉइंट प्रपोजल दिया जो स्ट्रेंथ करेगा इंडिया और आसियान के रिलेशनशिप को। उसमें से कुछ क्या है, जैसे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या होता है, आप रोड की कनेक्टिविटी दीजिए, ठीक है, आप दीजिए ट्रेन की कनेक्टिविटी दीजिए, आप फ्लाइट की कनेक्टिविटी दीजिए। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है और इकोनॉमिक कॉरिडोर स्ट्रेंथन होते हैं और सोशल कोहेजन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बढ़ता है। इससे क्या होगा, जब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी तो इकोनॉमिक कॉरिडोर लिंक होंगे साउथ ईस्ट एशिया, एशिया और वेस्ट एशिया और यूरोप से। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया क्या कर रहा है कि आपके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। कैसे आप डिजिटली स्ट्रेंथफुल होंगे, कैसे आपको एआई से बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, 5G कैसे जनरेट करना है, इंडिया ने जो डिजिटली ग्रोथ की है वो आप कैसे कर सकते हैं, तो शेयर किया जाएगा, ठीक है। फंड ट्रांसफर किया जाएगा डिजिटल फ्यूचर के लिए, कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, यूपीआई जो इंडिया का बहुत ही इनोवेटिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे यूपीआई सिंगापुर ने और यूएई ने से इसे एक्सेप्ट किया है, तो यूपीआई को कैसे हम साउथ ईस्ट एशिया में ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन को डेवलपमेंट दे सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, आसियान को इनवाइट किया गया है ज्वाइंट कोलेबोरेशन के लिए ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं जैसे योगा हो गया है, और साउथ ईस्ट एशिया में रोगा सिक्पा करके आता है एक, वो हो गया, और हमारी यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, इन सबको क्या है आप एक ग्लोबल सेंटर बनाइए, ज्वाइन कीजिए और एक ट्रेडिशनल मेडिसिन को बल दीजिए, जिससे दोनों कंट्री का मतलब आसियान की कंट्रीज और इंडिया के बीच में कोऑपरेशन बढ़े। और कोलिजन ऑफ फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सीडीआरआई में इंडिया ने इनवाइट किया आसियान को कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, जो डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सके, आप भूकंप रोधी और अदर एक्टिविटी जैसे ड्रॉट बहुत बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज बहुत बढ़ रहा है, तो इसमें आपके यहाँ प्रोग्रेस देखने को मिले। अब आप ये चीज़ देख लीजिए अर्टिगा, पहले हम देख लेते हैं अर्टिगा है क्या। अर्टिगा क्या है, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। एक्चुअली ये साइन हुआ था अर्टिगा 2009 में और इन्फोर्स किया गया 2010 में। ये एक तरह का आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, मतलब इसमें ऐसी चीज़ें की गई जो हम बैरियर को रिड्यूस कर सकें और गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें और लिबरलाइज करें हमने अपने टैरिफ स्ट्रक्चर को। तो अर्टिगा फॉर्म हुआ था 2009 में, इसकी फुल फॉर्म है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, सर्विसेज नहीं इंक्लूड है, गुड्स एग्रीमेंट है, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, इसको रिव्यू किया गया और कहा गया इसे यूज़र फ्रेंडली बनाइए, ट्रेड फैसिलिटेशन कीजिए और ट्रेड में जो डिस्टॉर्शन है, जैसे अभी क्या है ट्रेड इम्बैलेंस है, आप देखेंगे आसियान का जो ट्रेड है एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है और हमारे इंडिया पे ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। ये सिग्निफिकेंस क्या है, जियोपॉलिटिकल, अब इंडिया आसियान रिलेशनशिप में सिग्निफिकेंस जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, मैंने आपको शुरू में ही बताया, वो कैसे आसियान से इंटरेक्ट करे जिससे सिक्योरिटी आए और पूरे एरिया में ग्रोथ आए। इंडिया चाहता है कि आसियान जो है वो पार्टिसिपेट करे सागर इनिशिएटिव में। सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जो हमारा सागर इनिशिएटिव है वो इंडिया के रीजन में और जो साउथ चाइना सी में है उसमें सिक्योरिटी और ग्रोथ चाहता है ताकि पूरे एरिया में प्रॉस्पेरिटी देखने को मिले। अगला पॉइंट क्या है, रीजनल इंटीग्रेशन एंड मल्टी मॉडल कोऑपरेशन। अब रीजनल इंटीग्रेशन कैसे होगा, जब आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाओगे, गुड्स का आदान प्रदान होगा, सर्विसेज का आदान प्रदान होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, तो मल्टीलेटरलिज्म तो आ ही जाएगा, आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, डायलॉग एंड
कॉपरेशन होगा, वेरियस रीजनल और ग्लोबल इशू में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो सिग्निफिकेंस में जियोपॉलिटिकल और रीजनल इंटीग्रेशन एंड मल्टी लेटरल कॉपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कॉपरेशन आप देखेंगे इंडिया ने बाइलेटरल ट्रेड के थ्रू इनका ट्रेड 131 यूएस बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। 11.3 ऑफ इंडियाज ग्लोबल ट्रेड, मतलब आसियान से टोटल ट्रेड का वर्ल्ड के हम 11.3 तो हम आसियान से ही करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अब जब इंडिया और आसियान के बीच रिलेशनशिप बढ़ेंगे तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है उसमें भी बढ़ोतरी मिलेगी, उसमें भी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। और कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बहुत सालों से हिलका हुआ है, उसमें ग्रेटर कनेक्टिविटी आएगी और हमारे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और डायलॉग और कॉपरेशन से क्या होता है, हम काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव चला पाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी को रोक पाते हैं। जैसे आसियान प्लान ऑफ एक्शन टू कम्बैट ट्रांसनेशनल क्राइम, जो ट्रांसनेशनल क्राइम होता है आप देखेंगे ड्रग का आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से गोल्डन ट्रायंगल की तरह नीचे भी एक ट्रायंगल है जिसमें ओपीएम का बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। तो उस ट्रांसनेशनल क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आसियान का एक प्लान है जिसे आसियान प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं, ठीक है। इससे सिक्योरिटी आएगी। और चाइना फैक्टर आप जानते हैं, चाइना सभी में डेट डिप्लोमेसी खेल रहा है और सभी जगह अपने मैप को गलत दिखा रहा है, वेरियस आसियान की कंट्री को अपने मैप में दिखा रहा है। तो इस तरह के चाइना फैक्टर से भी हम टैकल कर सकते हैं। सॉफ्ट पावर आप जानते हैं, इंडिया सॉफ्ट पावर की तरह अपना बिहेव करता है। इंडिया बिग ब्रदर की तरह हेल्प नहीं करता है, एक ब्रदर की तरह हेल्प करता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को। तो सिविलाइजेशन, इंडिया की सिविलाइजेशन पावर बढ़ेगी, इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट बढ़ेगा और साउथ ईस्ट एशिया में नेचुरल डेस्टिनेशन होगा सॉफ्ट पावर का, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया में कल्चरल कम्युनिटी इन इंडिया, मतलब क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में हमारे कल्चरल कॉमननेस है। आप देखेंगे महाभारत वहाँ होती है, रामायण वहाँ होती है, योगा का कल्चर है, टेम्पल का कल्चर है। तो अगर आप सिग्निफिकेंस देखेंगे इंडिया और आसियान रिलेशनशिप में तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, रीजनल इंटीग्रेशन और मल्टीलेटरल कॉपरेशन है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, सिक्योरिटी में बढ़ोतरी आएगी और चाइना फैक्टर को भी हम डिमिनिश कर सकते हैं। और सॉफ्ट पावर तो आपको इंडिया की पता ही है कितनी फेमस है, कैसे हम लोगों से टैकल करते हैं और लोगों से कॉपरेशन करते हैं। और कंसर्न क्या है इंडिया और आसियान रिलेशनशिप में, ग्रेट पावर कंपटीशन। आप देखते हैं चाइना और यूएस में बहुत ज़्यादा वॉर चल रही है और ये ग्रेट पावर कंपटीशन चल रहा है जिससे इंडो पैसिफिक रीजन है, चाइना नहीं चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया नाम आए। इंडो वर्ड को चाइना कभी भी यूज़ नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ग्रेट पावर कंपटीशन है। चाइना कहीं कहीं डेट कर्ज दे रहा है, कहीं कहीं वो पोर्ट डेवलप कर रहा है। तो इस तरह की चाइना के द्वारा डिप्लोमेसी की जा रही है। यूएस अपना डोमिनेंस बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता है, इसलिए यूएस के द्वारा अक्सर इंटरफेरेंस करते हुए देखा जा सकता है इंडियन सी में, साउथ ईस्ट एशियन सी में और चाइना सी में। ट्रेड डेफिसिट इंडिया का और आसियान का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तो $5 बिलियन ट्रेड डेफिसिट था, अब ये इंडिया का ट्रेड डेफिसिट $25 बिलियन से $43 बिलियन तक बढ़ गया। मतलब इंडिया में आसियान से इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, ठीक है। कंपीटिंग रीजनल एग्रीमेंट, अब भाई बहुत सारे रीजनल एग्रीमेंट हैं जिससे इंडिया compete कर रहा है। अब जैसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें हमें इंडिया से और आसियान से और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से इंपोर्ट करना पड़ती, क्योंकि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में न्यूजीलैंड भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है और यहाँ मिल्क के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये इंपोर्ट करना पड़ते हैं फ्री टैरिफ में। तो इससे इंडिया के फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो क्या है, कंपीटिंग रीजनल एग्रीमेंट, हमको बहुत ज़्यादा कंपीट करना पड़ता है रीजनल एग्रीमेंट से। इससे क्या है, इंडिया का ट्रेड बहुत ज़्यादा घट रहा है। और इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आती है, ओरिजिनल प्रोडक्ट। अब क्या होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रोडक्ट बना, अब आसियान में वो प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पर लेबलिंग दूसरी हो गई, अब आसियान ने वो इंडिया में इंपोर्ट कर दिया, तो जो प्रोडक्ट का ओरिजिन है वो नहीं पता चल पाता। इससे भी इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लैक ऑफ मार्केट एक्सेस एंड कनेक्टिविटी। आप जानते हैं कालादान प्रोजेक्ट हो गया और बहुत सारे प्रोजेक्ट हो गए, इसमें क्या है, कनेक्टिविटी में लैक है।
कोई भी प्रोजेक्ट ग्रोथ नहीं कर रहा है, पीपल टू पीपल टाई नहीं बढ़ रहे हैं। म्यांमार में देख रहे हैं आप, कू चल रहा है म्यांमार में, अक्सर आप देखने को मिलता है अंदरूनी कन्फ्लिक्ट बहुत चल रहे हैं। अब डिले प्रोजेक्ट मैंने आपको इसमें ही बता दिया कैसे इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड प्रोजेक्ट हिलगा हुआ है। अब 2027 तक, बताओ 2002 का प्रोजेक्ट है, 2027 तक इसको पूरा करना है। और चाइना फैक्टर आप पता ही है, चाइना साउथ ईस्ट एशिया में डोमिनेंस चाहता है, इसलिए वो जो है पूरा प्रोजेक्ट को खुद ही डेवलप करना चाहता है हर एरिया में, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं कि कैसे इससे टैकल किया जाए। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया कंसर्न में, ग्रेट पावर कंपटीशन डिस्कस किया, वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, कंपीटिंग रीजनल एग्रीमेंट, लैक ऑफ मार्केट एक्सेस एंड कनेक्टिविटी, डिले प्रोजेक्ट और चाइना फैक्टर। ये सब आपको याद रखना होते हैं। अगर आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं जो मैं लास्ट में बोल रहा हूं, तो आपका आर्टिकल हमेशा आपको लर्निंग में बहुत ईजीनेस आएगी। वे फॉरवर्ड क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब क्या होना चाहिए, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। किस तरह से, कि हम इंश्योर करें ग्रेटर कोऑर्डिनेशन। कैसे आएगी, कि हम पैसिफिक रीजन में कोई ड्रिल करें, कोई आर्मी एक्सरसाइज करें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ेगी। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बल दें तब भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ेगी। डिफेंस का इंडिया का एक्सपोर्ट करें तब भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ेगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए डायलॉग और कॉपरेशन की बहुत ज़रूरत है। मैरीटाइम कॉपरेशन मैंने बताया कि किस तरह से आसियान जो है इंडिया से कॉपरेट करके मैरीटाइम कॉपरेशन बढ़ा सकता है और बहुत सारे फील्ड में सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सकता है। वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, रेंज ऑफ पॉलिसी मेजर्स लिए जा सकते हैं जो फैसिलिटेट कर सकते हैं और इकोनॉमी को लिबराइज कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉलिसी बनाई जा सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है जो वैल्यू चेन के हमारे इंटीग्रेट करें। इनहेंस कनेक्टिविटी, आप जानते हैं अब इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बनाया जाएगा तो क्या होगा, कनेक्टिविटी इन्हेंस होगी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट होगी, ठीक है। सॉरी, कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज। अब क्या करना चाहिए, जैसे क्या हो रहा है फॉरेन के इंस्टीट्यूट इंडिया में डेवलप हो रहे हैं, अब इससे क्या होगा, जो वेस्टर्न कंट्री है वो हमारे इंडिया से इजीली मिंगल हो सकती है और कोई भी जॉब मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। तो साउथ ईस्ट एशिया को क्या करना चाहिए, इंडिया से कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हमारे बढ़ावा देना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। तो ये आज हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया आसियान रिलेशनशिप के ऊपर। आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।